हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस। सो लास्ट क्लास की अगर हम बात करें तो हमने अभी जो टीजीटी सोशल साइंस मेल का एग्ज़ाम हुआ है हम उसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। तो हमने ज्योग्राफी के भी काफ़ी क्वेश्चंस को डिस्कस किया। वन सेकेंड। हाँ जी। तो उसमें हमने ज्योग्राफी के भी ऑलमोस्ट काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे, पॉलिटिकल साइंस के भी किए थे, इकोनॉमिक्स के, सोशलिज्म के और वर्ल्ड हिस्ट्री के भी हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू वर्ल्ड हिस्ट्री ओनली, वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जो हैं मॉडर्न हिस्ट्री के भी हैं, बट मेन फोकस आज की क्लास में हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री पर ही रहेगा। इसके बाद क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस रह गए हैं वो ज़्यादातर किसके हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के ही हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following codes was included in the 1804 Napoleonic Code? ऑप्शंस देखो। दो स्टेट में पॉइंट हमें यहाँ कोड दिए हुए हैं, एक सिविल कोड और एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कोड है जो इंक्लूडेड है 1804 के नेपोलियनिक कोड में। ठीक है। अब पहले तो यही सबसे पहले, क्योंकि देखो क्वेश्चन जो है वो रशियन रेवोल्यूशन से भी बहुत आएंगे, इससे एक या दो नहीं है, कम से कम 5 क्वेश्चन आप लगा के चलो कि रशियन रेवोल्यूशन से आएंगे, अराउंड 5-6 इतने ही अराउंड हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो यही पिक करा करो कि कौन से रेवोल्यूशन का क्वेश्चन है। नेपोलियनिक कोड की बात कर रहे हैं तो ठीक है, ये तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है। अब 1804 नेपोलियनिक कोड, कौन सा वाला कोड इसमें इंक्लूडेड था? सिविल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड? नीदर फर्स्ट और सेकंड, दोनों में से कोई नहीं, दोनों या सिर्फ पहला या सिर्फ दूसरा, ये आपके ऑप्शंस हैं। ठीक है। अब देखो नेपोलियनिक कोड की अगर हम बात करें तो मतलब किसका नाम यहां से निकल के आ रहा है? नेपोलियन का। हमें पता है ये फ्रांस में एक मिलिट्री लीडर था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब चल रहा था तो इसको बहुत प्रोमिनेंस मिली, बहुत फेमस हो गया ये उससे। ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज ऑल अबाउट क्या बढ़ावा दिया उसे, क्या पूरे जो वर्ल्ड में फैला, एक जो पता चलता है हमें कि ये तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का की फीचर है, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी। अब नेपोलियन के कुछ नेपोलियनिक कोड थे। इन कोड का ही एक दूसरा नाम होता है, बहुत ध्यान से देखना, इसी को इस नाम से भी जाना जाता है और यही में इसका आंसर छुपा हुआ है। फ्रेंच सिविल कोड ऑफ 1804। क्या कहा जाता है? फ्रेंच सिविल कोड ऑफ 1804। तो कौन सा वाला कोड इसमें इंक्लूडेड है, यहीं से निकालो, दिस इज सिविल कोड। तो जिसने ये कोड नहीं भी पढ़े बट उसे इसका दूसरा नाम भी पता है तो वो इसका आंसर कर देता। बहुत डिटेल में पढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं होती, जस्ट दिस इज द अदर नेम ऑफ नेपोलियनिक कोड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन, विच इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। मैंने अभी आपको बताया, मैं दोबारा बता देती हूँ, नेपोलियनिक कोड को ही क्या कहा जाता था? फ्रेंच सिविल कोड ऑफ 1804 कहा जाता था। बेसिकली इस कोड का फीचर क्या होता है वो भी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इस कोड में कहा क्या गया था, इसका एक्सप्लेन क्या किया गया था, क्या डिफाइन किया गया इन कोड के थ्रू, कि पहली चीज इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबसे पहली चीज। दूसरी कि जो राइट टू प्रॉपर्टी होता है ना, प्रॉपर्टी का अधिकार, उसको सिक्योर किया जाएगा। ये कोड पूरी तरीके से क्या खत्म करने का बोला था इस कोड में? जो फ्यूडल सिस्टम है, क्या है, जो फ्यूडल सिस्टम है उसको पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। ये सारे प्राइम ऑब्जेक्टिव थे इसको। ठीक है। 3 आइडियल्स पे ये बेस्ड था, वही है जो मैंने आपको बताए हैं, एक बार दोबारा देख लो। कि जो लॉ बनेंगे वो रीजनिंग पे, कॉमन सेंस पे बेस्ड होने चाहिए, मतलब ऐसे कुछ भी उठा के लॉ नहीं बनाना, एक पीछे उसकी रीजनिंग होनी चाहिए, सेंस होना चाहिए कि ठीक है वो लॉ बन रहा है तो ये रीजन से बन रहा है। जितने भी लोग हैं लॉ के आगे दे आर इक्वल। ठीक है। थर्ड, कि लोगों के पास फ्रीडम होगी। ये 3 आइडियाज थे जिसपे नेपोलियनिक कोड बेस्ड थे। तीनों याद रहेंगी।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर डिड द सोल्जर्स ऑफ द 47th रेजिमेंट रिफ्यूजेस गो टू बर्मा फ्रॉम इंडिया? किस वर्ष में जो 47 रेजिमेंट के सिपाही थे उन्होंने भारत से बर्मा जाने के लिए मना कर दिया था, बोल दिया था कि हम नहीं जाएंगे? किस ईयर में बोला था? 1824, 1834, 1814, 1844? एक्चुअली ये जो इंसिडेंट हुआ था ना कि उन्होंने मना कर दिया था 47 रेजिमेंट के जो थे, ये रिलेटेड है बैरकपुर से। जी हाँ, ये आपको नाम बहुत सुना सुना लग रहा होगा क्योंकि एक और बहुत 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 इंपॉर्टेंट इंसिडेंट भी इसी जगह से रिलेटेड है, वो हमने क्वेश्चन के थ्रू कवर भी किया हुआ है। तो ये किससे रिलेटेड है? बैरकपुर से। यहाँ दो इंसिडेंट हुए हैं। पहला तो जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वहां के सिपाहियों ने बर्मा जाने से मना कर दिया था, कब किया था, क्यों किया था, हम पढ़ेंगे, बट मना कर दिया था। सेकेंड, रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसपे भी क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आता है, DSSB का तो फेवरेट टॉपिक है, एग्जाम में देगा ही देगा क्वेश्चन, कि जब मंगल पांडे ने अटैक किया था वहां पे ब्रिटिश कमांडर्स पे, तो बैरकपुर में ही तो किया था, वो वाला। अभी उस पे क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन अभी हमसे फर्स्ट से पूछा गया है कि 40 कि क्यों जो सोल्जर्स थे उन्होंने मना कर दिया था। पहले तो देखो कि कब मना किया था। तो मना किया था 1824 में, मतलब ये वाला इंसिडेंट पहले हुआ था, 1857 वाला बाद में हुआ था। सबसे पहले उन्होंने 1824 में मना कर दिया था कि हम इंडिया से बर्मा नहीं जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्यों किया था। आंसर तो हमें क्लियर हो गया कि ए है। ठीक है, मना क्यों किया था? एक्चुअली हुआ क्या था कि जो 47th रेजिमेंट की हम बात कर रहे हैं, जो 47th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, इनको ऑर्डर मिला था कि इनको बोट के थ्रू, मतलब सी को पार करते हुए बर्मा जाना है। ठीक है, किसके लिए लड़ने? ईस्ट इंडिया कंपनी के लड़ने, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए कहाँ जाना है? बर्मा जाना है, एक सी को पार करते हुए। तो इन्होंने मना कर दिया था कि हम नहीं जाएंगे। जो इंडियन सिपाही थे इन्होंने क्या कर दिया था? मना कर दिया था, हम नहीं जाएंगे। अब बात आती है क्यों मना कर दिया था? क्योंकि ये मानते थे किसे? उस पानी को काला पानी बोला गया। क्या बोला है इन्होंने? काला पानी बोला है। इन्होंने बोला कि अगर हम उस पानी को क्रॉस करके उस बर्मा जाएंगे तो जो हमारा कास्ट है, जो हमारा रिलीजन है, वो सब खत्म हो जाएगा, हम उसको खो देंगे। ठीक है, ये एक सोशल, आप कह सकते हो, टैबू था, जिस वजह से इन्होंने जाने के लिए मना कर दिया। कि इनका ये मानना था कि अगर हम क्रॉस करके उस साइड जाएंगे ना तो हम इम्प्योर हो जाएंगे। ठीक है, और वो हमारे लिए एक बुरा लक लेके आएगा, आप ये कह सकते हो बैड लक लेके आएगा। ठीक है, कास्ट हमारी खत्म हो जाएगी, हमारा जो रिलीजन है वो एकदम खत्म हो जाएगा, हम इम्प्योर हो जाएंगे, ये सब बोला गया था एक्चुअली। तो इस वजह से इन्होंने मना कर दिया था। और आपको पता है, ब्रिटिश का, ब्रिटिश आर्मी का ये ऑर्डर जो ना मानने की वजह से उन पर गोलियां भी चली थी और उनको निकाल भी दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ रशियन वर्किंग क्लास वॉज अगेंस्ट, जो रशियन वर्किंग क्लास का मूवमेंट था वो किसके अगेंस्ट था? मोनार्क, मतलब एक ही राजा, या रेडिकल डेमोक्रेसी के? ठीक है, अब इन दोनों में से ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ओनली सेकंड, ओनली फर्स्ट। देखो, रशियन रेवोल्यूशन से मैंने अभी आपको बताया बहुत क्वेश्चंस आएंगे। इसी क्लास में ही हम 3 से 4 क्वेश्चन लगभग जो डिस्कस करेंगे वो रशियन रेवोल्यूशन से ही रिलेटेड है। जब आगे के क्वेश्चंस आएंगे ना तो मैं आपको बहुत डिटेल में ये एक्सप्लेन करूंगी करूंगी। ठीक है, अभी के लिए इसका देखो आंसर मोनार्क है और रेडिकल डेमोक्रेसी है। पहले तो ऑप्शन को ही ना हमेशा सब इंटरप्रेट करने की कोशिश किया करो कि क्या मैं ऑप्शन में से ही आंसर कैसे निकाला जा सकता है। दोनों ऑप्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो दोनों तो हो ही नहीं सकते। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड भी नहीं होगा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड भी नहीं होगा। या तो मोनार्क का आंसर होगा या फिर रेडिकल डेमोक्रेसी आंसर होगा, क्योंकि ऑपोजिट है ना दोनों आइडियोलॉजी, दोनों एक साथ कैसे हो सकती हैं? तो अब जो रशियन वर्किंग क्लास का मूवमेंट था वो किसके अगेंस्ट था? जार निकोलस सेकंड के अगेंस्ट था।
हमें पता है, ये नाम तो हमने सुना ही है, हमें पता ही होगा कि इसके अगेंस्ट था। तो किस चीज को खत्म करने के लिए था? डेमोक्रेसी नहीं, वो तो स्टैब्लिश करनी थी। उनकी डिमांड ही यही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाए, वो मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगी। अभी के लिए सब याद रखो कि मोनार्क जो था वो खत्म करना था, क्योंकि वही तो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो इसको क्या करना था? खत्म करना था। तो इसी के अगेंस्ट था। तो आंसर हो जाएगा ओनली वन। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, इसको अभी हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, तब मैं एक साथ ही बताऊंगी, क्योंकि हर क्वेश्चन रशियन रेवोल्यूशन का इंटरलिंक्ड है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857? ये हिंदी में ही है नेम, कि इनमें से कौन जो है वो 1857 की जो क्रांति थी उसका हिस्सा नहीं था? नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, महारानी गायत्री देवी, या फिर बेगम हजरत महल? इसमें से कौन नहीं थे? एक्चुअली ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं है। अगर हमने रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में पढ़ा है, हमने एनसीईआरटी ही अच्छे से पढ़ी है, तो ये क्वेश्चन तो हो जाएगा। नाना साहिब भी पार्ट थे, रानी लक्ष्मीबाई भी थी, महारानी गायत्री देवी नहीं थी, बेगम हजरत महल यस वो भी थे। अब नाना साहिब जो थे, उन्होंने इस रिवोल्ट को कहाँ से लीड किया था? कहाँ से किया था? नाना साहिब ने किया था कानपुर से। और इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी आपको पता होनी चाहिए, कि ये पेशवा बाजीराव सेकंड के अडॉप्टेड सन थे। पेशवा बाजीराव सेकंड के अडॉप्टेड सन थे। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से लेट किया था? ये तो इजी ही है, झांसी से किया था, हम सबको पता ही है। महारानी गायत्री देवी नहीं थे इस पार्ट का हिस्सा, बेगम हजरत महल थी, और उन्होंने कहाँ से किया था? ये वाला पॉइंट भी बहुत इजी ही है, लखनऊ से किया था। इसके अलावा एक चौथा पॉइंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी कुंवर सिंह। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है रिवॉल्ट ऑफ 1857 की, और उन्होंने इस रिवॉल्ट को कहाँ से लेड किया था? बिहार से। ये चारों अच्छे से याद कर लो। कहाँ से किया था? बिहार से किया था, जो यहाँ मेंशन नहीं है लेकिन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि चारों ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से उठ के एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In 1917, Lenin arrived in Russia from Finland and issued his dash, in which he gave the new slogan, All power to the Soviet Union. जब लेनिन अपना एग्जाइल खत्म करके 1917 में, जब रशियन रेवोल्यूशन शुरू हो गया था ना रशिया में, जब आए वापस, तो उन्होंने एक थीसिस अपनी इशू करी, जिसमें उन्होंने एक स्लोगन दिया था। तो अगर हमसे ये भी पूछ लिया जाए ना कि ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया, तो हमें पता होना चाहिए किसके द्वारा दिया गया ये स्लोगन। ऑल पावर टू सोवियत यूनियन, लेनिन ने दिया है। ठीक है, अब कौन सी थीसिस में दिया उन्होंने अपनी? जुलाई, जून, मई या अप्रैल? तो मैं आपको पहले इसका आंसर ही बता देती हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन डी। अप्रैल थीसिस थी उनकी, जिसमें उन्होंने ये स्लोगन दिया, ऑल पावर टू द सोवियत यूनियन। इस स्लोगन के अलावा भी इस थीसिस के कुछ फीचर्स हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जब लेनिन आया अपना एग्जाइल खत्म करके, रशियन रेवोल्यूशन का टाइम था 1917। आपको पता है ना, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि रशिया, आई थिंक लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया, कि उसमें हमने वर्ल्ड वॉर 1 और 2 पे बड़े क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तभी हमने डिस्कस किया था कि रशिया ने वर्ल्ड वॉर 1 से विड्रॉ क्यों किया, खुद को बाहर निकाल लिया था ना। क्यों? क्योंकि उनकी कंट्री में रशियन रेवोल्यूशन आ गया था। तो ये वही टाइम है 1917 का। तब लेनिन का अप्रैल थीसिस आया, जिसमें तीन उनकी डिमांड थी। तीन डिमांड थी। पहली ये कि जो वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है उसको खत्म कर देंगे, उसका एंड हो जाएगा। दूसरा ये कि जितनी भी लैंड है, ठीक है, लैंड क्या थी उस टाइम पे? पीजेंट्स को नहीं मिलती थी, उनको तो एक्सप्लॉइट किया जाता था। तो इनका, लेनिन का मानना था, लेनिन का ये कहना था कि हम उस लैंड को पीजेंट्स को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है,
और जो बैंक्स हैं वो क्या हो जाएंगे, नेशनलाइज्ड हो जाएंगे। ये 3 डिमांड थी जो उन्होंने आगे रखी थी अपने अप्रैल थीसिस में। तो अप्रैल थीसिस है, ये याद रखिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट मेजर अटैक ऑन रशियन डेमोक्रेसी बाय रिवॉल्यूशनरी। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि हमसे पूछा तो बस एक ईयर गया है कि सबसे पहला अटैक जो रशियन डेमोक्रेसी पे किया गया था वो कब हुआ था। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये एक बहुत बड़ी स्टोरी अपने पीछे रखता है, जो एक तरीके से कैसे रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ वो पूरी स्टोरी कवर करता है। ठीक है, ये जितने भी अभी हमने रशियन रेवोल्यूशन का, आई थिंक ये थर्ड क्वेश्चन है आज की क्लास में। अभी एक इससे पहले किया लेनिन वाला, और एक उससे पहले हमने किया था जिसमें हमसे मोनार्क और डेमोक्रेसी में से पूछा गया था। ये थर्ड है, सारे इसमें आपके कवर हो जाएंगे। कौन सा साल था वो, तो वो साल था 1905। कौन सा था, 1905। अब इसको बहुत अच्छे से समझो क्योंकि इसे रिवॉल्यूशन ऑफ 1905 भी कहा जाता है। इसी में एक ब्लडी संडे भी आता है, सुना होगा आप लोगों ने। जिसकी वजह से 1905 ये ईयर इतना फेमस हो गया, वो ब्लडी संडे ही है। बहुत एक कारण जिसकी वजह से रशियन रेवोल्यूशन निकल के आया था। ठीक है, अब इसको समझो कि कैसे आया। जैसे आप ये कहो कि 20th सेंचुरी स्टार्ट होने को आया रशिया में, जो मेजोरिटी ऑफ द रशियन पॉपुलेशन थी ना वो एग्रीकल्चरिस्ट थी। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 85% क्या करती थी, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी। ठीक है, धीरे धीरे टाइम बीता, इंडस्ट्री सेटअप हुई, पहले क्राफ्ट्समैन आए, क्राफ्ट वर्कशॉप सेटअप हुई, फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप हुई, फिर लार्ज स्केल भी हुई। ठीक है, ये वो टाइम था, लाइक आप कह सकते हो जैसे जैसे 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग हो रही थी। ठीक है, अब जितनी भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी, कुछ उसमें से जो थी वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। बाकी मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज जो थी वो किसके हाथों में थी, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हुआ करती थी। इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी थी उनकी। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स बनाए गए कि इतना वर्किंग आवर्स होने चाहिए, मिनिमम वेजेस वगैरह, लेकिन वो तोड़े ही गए हमेशा, वो कभी फॉलो नहीं किए गए। ठीक है, तो वर्कर्स की हालत बड़ी खराब थी इन इंडस्ट्रीज में। क्यों, क्योंकि वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा हुआ करते थे, लिविंग कंडीशन बहुत बेकार थी। ठीक है, वेजेस उनको मिलती नहीं थी, प्राइसेस बढ़ते जा रहे थे, और जो उनकी वेजेस हैं वो कम होती जा रही थी, तो उनको बड़ी दिक्कत हो रही थी। धीरे धीरे वर्कर्स यूनाइट हुए, उन्होंने स्ट्राइक करनी स्टार्ट करी। ठीक है, 1896 97 का वो टाइम था जब स्ट्राइक्स बहुत देखने को मिली, और एक तो बहुत फेमस है 1902 की मेटल इंडस्ट्री में जो स्ट्राइक हुई थी, ये तो बहुत फेमस है। मतलब ये टाइम था जब वर्कर्स के द्वारा जो है वो स्ट्राइक होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, प्राइजेस मैंने आपको बताया बढ़ रहे थे, वेजेस कम हो रही थी, मेन उनकी जो हालत थी वर्कर्स की वो खराब होती जा रही थी, जिसके लिए उन्होंने धीरे धीरे स्ट्राइक करनी स्टार्ट कर दी। अभी पूरे तरीके से रशिया में नहीं फैली थी, लेकिन धीरे धीरे 1902 तक आते आते काफी स्ट्राइक्स देखने को मिलने लगी। फिर 1905 में क्या हुआ, जिसे ब्लडी संडे भी कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, ब्लडी संडे भी कहा जाता है। काफी सारे वर्कर्स पीजेंट्स इकट्ठे हुए, जिनको लेड कौन कर रहा था, जो भी ये वर्कर पीजेंट्स इकट्ठे हुए ना, लेड कौन कर रहा था, फादर गैपोन। ये सब कहाँ पहुंच गए, ये सब पहुंच गए विंटर पैलेस। कहाँ पहुंच गए, विंटर पैलेस। स्ट्राइक करते करते विंटर पैलेस पहुंच गए। जी हाँ, वहां बहुत आर्मी थी, वहां बहुत पुलिस थी, अटैक हुए, काफी लोग मारे गए, काफी लोग मारे गए। इसी दिन को कहा जाता है ब्लडी संडे, और यही दिन है जिसकी वजह से रशिया में वो रेवोल्यूशन 1917 का जो कारण बना, वो ये 1905 वाला जो केस हुआ है ये बना था, जिसकी वजह से 1905
सॉरी 1917 का जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ, दिस इज द मेजर फैक्टर जिसने कंट्रीब्यूट किया रशियन रेवोल्यूशन में, जो 1917 में जाकर रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु सर्व्ड एज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ लुई 16 इन फ्रांस? लुई 16 के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? ये क्वेश्चन हमने आई थिंक ये DSSS में पूछा जा चुका है, इस तरीके से नहीं पूछा गया था, ऑप्शन में कुछ और थे। तो ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, अब हमसे दोबारा पूछा गया है कि कौन थे उनके फाइनेंस मिनिस्टर, मैक्समिलियन, कैमिलो बेंसो, एनी टोरगो या फिर जैक्स नेकर। तो दिस इज रिलेटिवली इजी, हम सबने पढ़ा है, वो कौन थे? जैक्स नेकर थे। ये बहुत ज्यादा जाने जाते हैं, जो भी इनकी जो ये फाइनेंशियल और इकोनॉमिक पॉलिसीज लेके आए थे ना उनके लिए। और लुई 16 को ऐसा लगता था कि जो भी इनकी पॉलिसीज है वो थर्ड स्टेट को फेवर कर रही है, इसलिए इन्होंने निकाल दिया था इन्हें इनकी जॉब से, हटा दिया था इनकी पोजीशन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statements are correct with respect to France before the French Revolution? ये क्वेश्चन भी किससे रिलेटेड है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। तीन स्टेटमेंट हमें दिए हुए हैं। फर्स्ट इज इट वाज फाइनेंशियली अनस्टेबल, कि जो फ्रांस की कंडीशन हमसे पूछी गई है, तो फ्रांस क्या था? फाइनेंशियली अनस्टेबल था। तो जी हाँ, वो था, वहां पे बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्रंच था, फाइनेंशियल क्राइसिस तो चल रहे थे, ये पॉइंट करेक्ट है। देयर वॉज रेजिस्टेंट फ्रॉम द थर्ड एस्टेट, थर्ड एस्टेट के थ्रू प्रतिरोध था, रेजिस्टेंस था, तो जी हाँ बिल्कुल था। तीन एस्टेट थे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। थर्ड ही वो स्टेट था जो सबसे कम लैंड ऑक्यूपाई करता था, लेकिन टैक्स 90% ऑफ द टैक्स जो है वो इन्हीं के द्वारा पे किया जाता था। और थर्ड स्टेट में भी कुछ पुअर थे, कुछ रिच थे, राइट? तो थर्ड स्टेट के थ्रू रेजिस्टेंस था। इट वॉज एग्रीकल्चरल सरप्लस, फ्रांस में एग्रीकल्चरल सरप्लस था? जी नहीं, ऐसा कहीं मेंशन ही नहीं किया गया है। तो कौन से दो पॉइंट हमारे करेक्ट है? फर्स्ट और सेकेंड। आंसर्स में ढूंढो। जी हाँ, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट होगा। मैंने आपको बता दिया है, तीन स्टेट थे जो थर्ड के मेंबर थे वही टैक्स को पे करते थे। दूसरा, फ्रांस में फाइनेंशियल क्राइसिस थे, फाइनेंशियली अनस्टेबल था, यही लिखा था ना पॉइंट में, तो जी हाँ फाइनेंशियल क्राइसिस थे। क्यों थे? क्योंकि फ्रेंच का इन्वॉल्वमेंट था दो वॉर में, ये भी याद रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। कौन सी दो वॉर थी? 7 ईयर्स वॉर। 7 ईयर वॉर का तो आपको टाइम पीरियड भी पता होना चाहिए, ये भी कहीं हमसे पूछा जा सकता है। 56 से 63 तक चली थी। दूसरी, अमेरिकन रिवॉल्यूशन। इसी वजह से जो फ्रांस था वो कर्ज में डूबा पड़ा था, उसको बहुत ज्यादा लोन चुकाना था, तो फाइनेंशियल क्राइसिस तो वहां चल रहे थे, जिसकी वजह से टैक्स बढ़ाया जा रहा था। टैक्स बढ़ाया जा रहा था, इसलिए थर्ड स्टेट ने उस पर रेजिस्टेंट दिखाया। ठीक है, क्योंकि वो तो उन्हें ही पे करना होता था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एक्सट्रीमिस्ट लीडर इज ऑल्सो नोन एज लोकमान्य? किस लीडर को लोकमान्य कहा जाता था? कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चन है। बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, भगत सिंह या बाल गंगाधर तिलक? हम सब जानते हैं कि लोकमान्य किसे बोला जाता था? बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता था। ठीक है, कौन थे ये? फ्रीडम फाइटर थे, स्वराज को फॉलो करते थे, ये तो हमें पता ही है। इनफैक्ट आप ये कह सकते हो कि अगर एग्जाम में हमसे पूछा जाए ना कि कौन से इंडियन नेशनलिस्ट या सोशल रिफॉर्मर थे जिसके द्वारा स्वराज का कॉन्सेप्ट आया, कौन लेके आए स्वराज का कॉन्सेप्ट, तो वो यही लेकर आए थे, बाल गंगाधर तिलक ही लेकर आए थे, लोकमान्य इन्हें कहा जाता था। इसके अलावा जो ब्रिटिश अथॉरिटी थी वो इन्हें बोलती थी द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट। क्या बोलती थी? द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट। महात्मा गांधी इन्हें बोलते थे द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो सिर्फ लोकमान्य के नाम से ही फेमस नहीं थे, ये भी इन्हीं को ही बुलाया जाता था। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ बाल गंगाधर तिलक के बारे में बहुत है, उनकी बायोग्राफी में आप पढ़ोगे। यहाँ मैंने वही पॉइंट यहाँ मेंशन किए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मतलब हर एक लाइन से जहाँ एक क्वेश्चन बन रहा है कि इन्होंने ही डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी
को फाउंड किया था। कब किया था? 1884 में। और क्यों किया था आपको पता है? क्यों? लोगों को पढ़ाने के लिए, स्पेशली इंग्लिश, क्योंकि ये मानते थे कि इंग्लिश पढ़ना जरूरी है, इनका एक बिलीव था। दूसरा, इन्होंने 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट किए, ये क्वेश्चन आ चुका है DSSB में, केसरी और महारटा। केसरी मराठी में था और महारटा इंग्लिश में था। ये क्वेश्चन ही आया था, महारटा पे ही ये क्वेश्चन आया था कि किसने स्टार्ट किया था। आई गेस यही आया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने ज्वाइन करी थी 1890 में। ठीक है, कब करी थी? 1890 में। इसके अपार्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो इनके द्वारा एक और एक स्लोगन दिया गया है कि स्वराज्य इज माई बर्थ राइट, वो मेरा जन्म से अधिकार है, एंड आई विल हैव इट। यहाँ मेंशन किया हुआ है मैंने। दिस इज गिवन बाय हूम? बाल गंगाधर तिलक। तो लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, इसको देखते हैं फटाफट से। व्हेन डिड खेड़ा सत्याग्रह टुक प्लेस? खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 21 में, 18, 1920, 1919? कब हुआ था? तो हुआ था 1918 में हुआ था। तो 10th का आंसर करेक्ट क्या है? बी। किसने लेड किया था इसे? गांधी जी ने ही किया था। गांधी जी के द्वारा ही इस मूवमेंट को भी लेड किया गया था। कहाँ पे हुआ था ये? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ठीक है, क्यों था? क्यों ये मूवमेंट चालू हुआ, खेड़ा सत्याग्रह मूवमेंट? एक्चुअली था क्या, जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट थी, उसके जो पेजेंट्स थे ना, उनको टैक्स पे करना पड़ता था डेली बेसिस पे। लेकिन 1918 में क्या हुआ, वहाँ फेमाइन आ गया, ड्रॉट, सूखा पड़ गया, जो क्रॉप्स उग रही थी वो सारी खराब हो गई फसलें, और बीमारियां आने लग गई। तो जिस वजह से अब जो ये पीजेंट्स थे, क्रॉप नहीं उगी, उनको तो कुछ नहीं मिला, अब वो ब्रिटिशर्स को क्या पे करें? उनके पास कुछ पे करने के लिए था नहीं, तो वो टैक्स जो है वो पे नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स उन्हें फोर्स कर रहे थे कि नहीं, आपको टैक्स देना ही देना है। इस वजह से ये जो खेड़ा सत्याग्रह है, ये महात्मा गांधी के द्वारा, और भी लीडर्स थे इसमें, लेकिन मेन महात्मा गांधी ही, उनके द्वारा लॉन्च किया गया, अगेंस्ट जो भी ये पूरा स्टोरी है उसके अगेंस्ट। ठीक है, अब बात आती है कि क्या ये मूवमेंट सक्सेसफुल था? जिसके लिए ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, कि वो टैक्स नहीं पे करना चाह रहे थे, नहीं करना चाह नहीं रहे थे, मतलब कर ही नहीं सकते थे, तो वो उनकी ब्रिटिशर्स का ही तरफ से गलत था कि वो तब भी टैक्स मांग रहे थे। तो क्या ये मूवमेंट सक्सेसफुल था? तो जी हाँ, ये एक सक्सेस था। फाइनली एंड में आके जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, और जिस साल ये हुआ उस साल और उसके अगले साल के लिए उन्हें एग्जेम्प्ट कर दिया कि आप टैक्स, अच्छा ठीक है, ये 2 साल हमने आपको दिया, आप टैक्स नहीं पे करोगे। और जो टैक्स का रेट था उसको भी फिर आगे के लिए कम किया गया। ठीक है, तो इस क्लास को आज यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।